Good day, students. Today I am going to start the new unit of macroeconomics, that is government, budget and the economy. Part 1. सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड या फिर कह सकते हैं एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर वेरियस हेड्स for the coming financial year. That means यह एक स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट केवल अंदाजे के आधार पर दिखाती है कि आने वाले एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को कितना पैसा प्राप्त होगा और गवर्नमेंट को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है वो ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म होगा। इट इज़ द रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिस्कल पॉलिसी। यानी कि गवर्नमेंट जितने भी रिवेन्यूज़ प्राप्त करती है, अर्थात गवर्नमेंट की आमदनी के जितने भी ज़रिए हैं और गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करती है, ये सब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के तहत होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। ऑब्जेक्टिव्स या कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का उद्देश्य क्या है या गवर्नमेंट बजट के कार्य क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको गवर्नमेंट रीएलोकेट करती है, अर्थात डिसाइड करती है कि कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ टू एलोकेट रिसोर्सेज इनटू एरियाज वेयर प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव इज नॉट कमिंग। और खासकर गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज वहाँ लगाती है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आगे केवल तभी आता है जब उसे प्रॉफिट दिखाई देता है। और जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पब्लिक सैनिटेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। पब्लिक सैनिटेशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। नालियाँ फ्री में बना के देनी पड़ती हैं जनता को। सीवरेज सिस्टम पब्लिक को अवेलेबल कराना पड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जाता है वहाँ पर बहुत कम रेट मिलते हैं किसानों से। एजुकेशन और हेल्थ के मामले में हैं, प्राइवेट सेक्टर काफ़ी आगे है, लेकिन वहाँ पर एक आम आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, तो गवर्नमेंट को अलग से एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ में पैसा लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है एजुकेशन में और हेल्थ में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा जो एजुकेशन और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए गए हैं उसमें एक आम आदमी खर्चे को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है थोड़ी सी सर्विसेज के बदले में ही। इसी बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत टैक्सेशन पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की? इम्पोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेशन। गवर्नमेंट डिस्करेजेस सम प्राइवेट इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली दोज which are not in public interest, example tobacco products, liquor etc, through heavy taxation। यानी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं देश में जिनमें गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये ज़्यादा आइटम बेचें या इनके ज़्यादा आइटम बिकें, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जनहित में नहीं हैं। इसलिए गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स या लिक्वर यानी कि शराब। Subsidies and tax concessions. The government encourages the private sector industries for the production of selected goods and services by giving them tax concessions। और कुछ इंडस्ट्रीज देश में ऐसी भी हैं जो ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं जो जनता के लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ दे रही है। जैसे कि एलपीजी, जो हम लोग घर में गैस यूज़ करते हैं, सिलेंडर यूज़ करते हैं, सोलर पैनल्स,
क्योंकि सोलर पैनल के द्वारा हम लोग घर में खुद इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं और गवर्नमेंट यही चाहती है कि अधिक से अधिक लोग घर में ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, जिससे गवर्नमेंट का थोड़ा बोझ कम हो जाए। और क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट का बोझ कम करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है। सेम ऐसे ही गोबर गैस प्लांट पर अगर हम लोग कुछ जानवरों को पालते हैं, जैसे कि गाय भैंस वगैरह, तो इनके गोबर से हम लोग गैस पैदा कर सकते हैं एक प्लांट इंस्टॉल करके, जिसके लिए गवर्नमेंट हमको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। पॉइंट नंबर बी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी और खुद प्रोडक्शन करने के लिए आगे आएगी। दीज आर दोज गुड्स इन विच इनकम इज वेरी लो बट द इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, जैसे कि पब्लिक गुड्स, अर्थात ये वो गुड्स हैं जिनमें इनकम तो बहुत कम है और पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, यानी कि इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो टैक्स पे करता हो चाहे वो टैक्स ना पे करता हो। इन गुड्स को यूज़ करने से हम लोग किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं सकते हैं, यानी कि पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस। राइवलरस गुड्स वो होते हैं जो प्राइवेट गुड्स होते हैं। वहाँ पर अगर मैंने गुड्स पर पैसा खर्च किया है तो उनका बेनिफिट केवल मैं ही लूँगा या वो व्यक्ति लेगा जिसको मैं चाहूँगा कि उसका बेनिफिट ले, जैसे कि मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा घर। ये राइवलरस गुड्स हैं, यानी कि ये मेरे प्राइवेट गुड्स हैं। इनका यूज़ या तो मैं करूँगा या मेरे परिवार के सदस्य करेंगे या वो लोग करेंगे जिनको मैं परमिशन दूंगा। ये पब्लिक गुड्स नहीं है कि जो चाहे आके इनका इस्तेमाल कर ले। लेकिन पब्लिक गुड्स यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए गए गुड्स, ये वो गुड्स हैं जो नॉन राइवलरस हैं। द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स जैसे कि रोड्स, ग्रीन पार्क्स आर नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर, यानी कि इनका बेनिफिट केवल एक पर्टिकुलर कंज्यूमर तक सीमित नहीं है। एज इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स, जैसे कि प्राइवेट गुड्स में तो होता है। प्राइवेट गुड्स में तो अगर मेरा मोबाइल है तो मेरे अलावा उसे कोई और यूज़ नहीं करेगा। मेरा लैपटॉप है, मेरे कपड़े हैं, तो उनका यूज़ केवल मैं ही करूँगा। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो गुड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, पब्लिक गुड्स, उनका यूज़ कोई भी कर सकता है। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी किसी भी व्यक्ति को हम लोग रोक नहीं सकते उनका बेनिफिट प्राप्त करने से। इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स एनीवन हु डज नॉट पे फॉर द गुड कैन बी एक्सक्लूडेड, यानी प्राइवेट गुड्स में जो पैसा खर्च नहीं करेगा गुड पर, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता फ्रॉम एंजॉइंग इट्स बेनिफिट्स। बट इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स ऑल आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स। लेकिन पब्लिक गुड्स में सब लोग बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं, जो चाहे पार्क में जाए। गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई पार्क बनाया गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति अमीर है कौन गरीब है। आप किसी भी इंसान से ये नहीं कह सकते तुम गरीब हो इसलिए इस पार्क में आने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। या सड़क पर चलने से आप किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते, गाड़ी चलाने से सड़क पर आप किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये पब्लिक गुड्स हैं और इनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है बिना रोक टोक के। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। अभी हमने पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा था डिटेल में, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसे एलोकेशन फंक्शन भी कहा जाता है। और सेकंड गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है बजट बनाने का, रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज, या इसे ही कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ड्यू टू इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अ वाइड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ इवन बेसिक नेसेसिटीज, यानी कि देश में गरीबी और अमीरी के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। सभी लोगों की इनकम और वेल्थ सेम नहीं है, अनइक्वल है। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है और किसी किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे देश में एक बहुत बड़ा सेक्शन यानी कि लोगों का ग्रुप ऐसा है सोसाइटी में जो बेसिक नेसेसिटीज़ को भी अपना पूरा नहीं कर पाता है, यानी कि उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनसे भी वो वंचित रह जाता है। टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर,
गवर्नमेंट रेशनलाइज द टैक्सेशन पॉलिसी, इसलिए गवर्नमेंट ने गरीबी और अमीरी के बीच कुछ हद तक अंतर कम करने के लिए टैक्सेशन पॉलिसी को रेशनलाइज किया है। कैसे किया वो अभी आगे पढ़ेंगे। या फिर कह सकते हैं रेगुलेटिंग द एक्सपेंडिचर पॉलिसी, या फिर गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर पॉलिसी के तहत कोशिश करती है गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर कम करने की, या फिर बोथ, इन दोनों के द्वारा ही गवर्नमेंट कोशिश करती है बजट बनाकर कि किसी भी तरीके से गरीबी और अमीरी के बीच अंतर घटाया जा सके। तो यहाँ पर टैक्सेशन पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करेगी, अमीर लोगों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाएगी, अर्थात जिसकी इनकम ज़्यादा उस पर टैक्स भी ज़्यादा। यही कहलाता है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन, और हमारे देश में इनकम टैक्स का यही आधार है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मीन्स ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। इट इम्प्लाइज हायर द इनकम हायर इज द टैक्स रेट विच रिड्यूसेस द गैप ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ रिच एंड पुअर। इससे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बीच अंतर घट जाता है गरीब और अमीर व्यक्ति के बीच। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो इनकम जो व्यक्ति के पास टैक्स भरने के बाद बचती है, टैक्स पे करने के बाद जो हमारे पास इनकम बचेगी, जिसे हम अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकते हैं, वही कहलाती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो जब गवर्नमेंट अमीर लोगों से टैक्स ज़्यादा लेगी, गरीब लोगों से लेगी ही नहीं, या फिर लेगी तो बहुत कम लेगी, ना के बराबर, तो इससे उनकी जो इनकम में डिफरेंस था वो कुछ हद तक कम हो जाता है। और जब गवर्नमेंट वही पैसा खर्च करती है गरीबों पर, तो उससे अंतर और ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि अमीरों से पैसा छीनकर एक प्रकार से वो गरीबों को दिया जा रहा है। जैसे कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स एंड सब्सिडीज़। ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ाया था आपको, नेशनल इनकम चैप्टर में। ट्रांसफ़र पेमेंट्स का मतलब होता है वो पेमेंट्स जिनके रिटर्न में कुछ नहीं लिया जाता, अर्थात जिस व्यक्ति को इनकम मिलेगी वो फ्री फंड में मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बदले में कोई भी गुड्स या सर्विसेज उसको पे नहीं करने पड़ते। सेम ऐसे ही सब्सिडीज दी जाती हैं गरीब लोगों को। इट इम्प्लाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा खर्च करेगी गरीब लोगों पर, जैसे कि फ्री एजुकेशन। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाती है, या फिर फीस चार्ज भी की जाती है तो वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स को कपड़े भी मिलते हैं, स्कूल ड्रेस वगैरह, मील भी मिलता है, खाना भी मिलता है एक टाइम का, जिससे कि अधिक से अधिक गरीब बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित किया जा सके। सेम एज ए फ्री हेल्थ सर्विसेज। हर शहर में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर केवल 1 या 2 रुपए की पर्ची कटती है और बड़े से बड़ा कोई भी इलाज कराया जा सकता है। सेम ऐसे ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत गरीब लोगों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड कराती है। और राशन में गरीब लोगों के लिए वीट का जो रेट है वो केवल 2 रुपये किलो है, और राइस का जो रेट है वो केवल 3 रुपये किलो है। ये नेग्लिजिबल रेट्स हैं, ना के बराबर। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 100 किलो गेहूं लिया है, यानी कि पूरी एक बोरी गेहूं, तो उसे केवल 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति 10 किलो चावल ले रहा है तो उसे केवल 30 रुपये देने पड़ेंगे, और 30 रुपये में 10 किलो चावल उसे मिल जाएंगे। यही कहलाता है राशनिंग, यानी कि राशन की दुकान के द्वारा जब जनता को बहुत ही लो प्राइस पर फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, इसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे गवर्नमेंट काफ़ी हद तक गरीबी और अमीरी के बीच अंतर को कम करती है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस का पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट इज प्राइस स्टेबिलिटी, या इसे कह सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि कीमतों को स्थिर रखना, यानी कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो आर्थिक स्थिरता ला सकती है। दैट इज कंट्रोल फ्लक्चुएशन इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि देश में जो कीमतों का स्तर है उसे बढ़ने और अचानक घटने से रोका जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा।
और गवर्नमेंट ये काम करती है अपने टैक्सेशन पॉलिसी से और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से। कैसे करती है वो यहाँ बताया गया है। टैक्सेशन पॉलिसी ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, यानी कि जब एक्सेस डिमांड होती है, जिस टॉपिक के बारे में प्रीवियस यूनिट में आपको पढ़ाया गया था। अगर देश में महंगाई है, गवर्नमेंट लेव हैवी टैक्सेस ऑन द जनरल पब्लिक, तो गवर्नमेंट आम जनता पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाती है, स्पेशली ऑन द रिच पीपल, खासकर अमीर लोगों पर। बट इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी सिचुएशन, लेकिन अगर देश में मंदी चल रही है, दैट मीन्स डिमांड की कमी है, जिसे बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस, तो यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है, एंड गिव सब्सिडीज टू एनहेंस द मोर डिस्पोजेबल इनकम टू द जनरल पब्लिक। अगर मार्केट में डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, यानी कि मंदी चल रही है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी, सब्सिडीज़ को बढ़ाएगी, ताकि आम जनता के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो, यानी कि वो इनकम जिसे वो अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं। ऐसा करने से देश में जनता के पास ज़्यादा पैसा होता है और जो डिफ्लेशन था, यानी जो मंदी थी मार्केट में, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बचेगी तो इससे उनकी डिमांड बढ़ती है और जो डेफिशिएंट डिमांड थी वो ख़त्म हो जाती है और मार्केट में मंदा भी ख़त्म हो जाता है। मार्केट में ग्राहक देखने को मिलने लगते हैं जगह जगह। दूसरा आता है इसमें एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी सिचुएशन गवर्नमेंट डिस्करेज एक्सपेंडिचर इन पब्लिक गुड्स। अगर महंगाई है, यानी कि एक्सेस डिमांड है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चों में कमी करती है, जैसे कि पब्लिक गुड्स पर गवर्नमेंट कम पैसा खर्च करेगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो इससे लोगों की इनकम बढ़ती है और लोगों की इनकम तो देश में पहले ज़्यादा बढ़ी हुई है, तभी तो महंगाई आ रही है, अर्थात डिमांड ज़्यादा हो रही है देश के अंदर। वेयर एज इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी सिचुएशन गवर्नमेंट एनकरेजेस पब्लिक एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मार्केट में मंदी है, यानी कि डेफिशिएंट डिमांड है, तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा पैसा खर्च करती है, यानी कि पब्लिक गुड्स पर, टू एनहेंस द मनी सप्लाई, क्योंकि जब गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो इससे जनता के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और घटी हुई जो डिमांड थी वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट नंबर 4, 4 ही ऑब्जेक्टिव्स आपके कोर्स में हैं गवर्नमेंट बजट के। 4th पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। आर्थिक विकास का मतलब है लगातार रियल जीडीपी का बढ़ना। रियल जीडीपी का मतलब वो जीडीपी जिसे कांस्टेंट प्राइसेस पर, यानी कि बेस ईयर के प्राइसेस पर निकाला जाता है। करंट ईयर के प्राइस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। और जब जीडीपी बेस ईयर के प्राइसेस के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है कि देश में रियल में प्रोडक्शन बढ़ा है। टू प्रमोट रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ सो एज टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट यहाँ पर बढ़ावा देती है कि देश में संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिए, ताकि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्षेत्र, कोई रीजन ऐसा है जो ज़्यादा आगे निकल गया ग्रोथ में और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े हुए रह गए। तो गवर्नमेंट अपने बजट के द्वारा कोशिश करती है कि देश में संतुलित आर्थिक विकास किया जाए, यानी कि विकास हर जगह बराबर बराबर होना चाहिए। और ये काम गवर्नमेंट करती है अपनी टैक्सेशन पॉलिसी से और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से। कैसे करती है वही आगे बताया गया है। टैक्सेशन पॉलिसी एंड सब्सिडी। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट्स एंड अदर बजटरी इंसेंटिव्स फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स। यानी कि देश में जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनसे कि देश में पर हेड प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रोडक्शन या फिर एक हेक्टेयर भूमि पर जो पैदावार होती है, जो आउटपुट पैदा होता है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि देश में हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है
तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रिबेट देती है और अदर बजटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती है प्रोडक्टिव वेंचर्स के लिए एंड प्रोजेक्ट्स के लिए, टू स्टिमुलेट सेविंग्स, ताकि देश में लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स हो सकें। जब गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देगी तो उससे लोगों की बचत बढ़ती है, उनकी सेविंग्स बढ़ जाती हैं। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जैसे कि पिछले चैप्टर में आपको बताया गया था, बिना सेविंग के इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर लोग सेविंग करेंगे तभी वो पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे। और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब कहलाती है, संतुलित अवस्था में, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हों। यानी कि इकोनॉमी में जितना पैसा लोग सेव कर रहे हैं वो इन्वेस्ट भी किया जाए। अगर केवल सेविंग ही करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो फिर इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी, जो कि इकोनॉमी के लिए खतरनाक होता है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में या तो एक्सेस डिमांड होगी या फिर डेफिशिएंट डिमांड होगी, और ये दोनों ही सिचुएशंस अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और सेकंड पॉइंट आता है इसमें एक्सपेंडिचर पॉलिसी। स्पेंडिंग ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द गवर्नमेंट प्रमोट्स द प्रोडक्शन एक्टिविटीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स विच जनरेट्स डिमांड फॉर गुड्स या फिर सर्विसेज एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस रियल जीडीपी। जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध है पावर से, कम्युनिकेशन से, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध है एजुकेशन और हेल्थ से। तो जब गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च किया जाता है तो इसके द्वारा गवर्नमेंट बढ़ावा देती है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, खासकर डिफरेंट सेक्टर्स के अंतर्गत, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हों, इसके लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होती है। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्च आम जनता के लिए इनकम बन जाती है। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी और जनता की इनकम बढ़ेगी तो इससे उनकी डिमांड भी बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जिसका सीधा असर पड़ता है रियल जीडीपी पर। यानी कि देश में रियल जीडीपी बढ़ने लगता है, अर्थात देश में प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से देश में आर्थिक विकास आ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, जिसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर पॉलिसी। यही बातें इस पूरे चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है। गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। गवर्नमेंट बजट के दो पार्ट्स हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में या तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होंगी, जिसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अर्थात जहां पर गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होगा, या फिर गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, जिसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। या तो गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होगा या गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब इन चारों शब्दों का मतलब आपको अभी के अभी यहाँ पे डिटेल में समझना है, ताकि आगे चैप्टर पढ़ने में आपको आसानी हो। ये बात अगर आप समझ जाते हैं तो 50% चैप्टर तो आपका यहीं खत्म हो जाएगा। सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये वो रिसिप्ट्स हैं जिनसे गवर्नमेंट के पास पैसा तो आएगा लेकिन गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। यानी कि गवर्नमेंट एक प्रकार से पैसा प्राप्त कर रही है लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए कर्ज नहीं है, और ना ही यहाँ पर गवर्नमेंट के असेट्स घटते हैं। अर्थात यहाँ पर जो पैसा प्राप्त किया है गवर्नमेंट ने, वो असेट्स बेचकर पैसा प्राप्त नहीं किया है। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन इससे गवर्नमेंट की ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है और ना ही गवर्नमेंट के असेट्स घट रहे हैं, तो यही कहलाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देन कैपिटल रिसिप्ट्स। इसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी या फिर गवर्नमेंट के एसेट्स घटेंगे, अर्थात यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा प्राप्त करेगी कर्जे के द्वारा, यानी कि लोन लेगी गवर्नमेंट, जिसे कहा जाता है बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं।
या फिर रिड्यूसेस असेट्स, या फिर इसकी वजह से गवर्नमेंट के असेट्स कम हो जाएंगे। असेट्स कम होने का मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसा प्राप्त किया है वो असेट्स बेचकर पैसा प्राप्त किया है। जैसे कि गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स बेच दिए, अर्थात अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी, जिसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। या गवर्नमेंट के पास कोई बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट को उसकी आवश्यकता नहीं थी, गवर्नमेंट ने वो बिल्डिंग सोल्ड आउट कर दी। या गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कुछ एसी थे, कुछ कंप्यूटर्स थे, उनको गवर्नमेंट ने नीलाम कर दिया। जब भी कोई असेट्स गवर्नमेंट बेचेगी और उससे गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होगा तो वही कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। सेम इसी प्रकार से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ना है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा ऐसी जगह खर्च किया जाएगा जिससे कि गवर्नमेंट के असेट्स बढ़ेंगे नहीं। दैट मीन्स नाइदर क्रिएट्स असेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो एक्सपेंडिचर है जिससे कि ना तो गवर्नमेंट के असेट्स बढ़ेंगे और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम होंगी, और फिर भी गवर्नमेंट के पास से पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन जब असेट्स बढ़ते हैं या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाती है तो वही कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज नॉर रिड्यूस असेट्स। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में नाइदर क्रिएट्स असेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट्स में आइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज और रिड्यूस असेट्स, यानी या तो लायबिलिटीज बढ़ेंगी या फिर असेट्स कम हो जाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आइदर क्रिएट्स असेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी। समझ के कीजिएगा इसको विद एग्जाम्पल, वरना ये सारे के सारे टॉपिक्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि सभी में शब्द लगभग एक से ही हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। असेट्स, लायबिलिटीज, आइदर, नाइदर और नॉर, इसलिए इनको समझ करके ही याद किया जा सकता है, रट्टाफिकेशन से ये याद नहीं होंगे। नेक्स्ट, बजट रिसिप्ट्स, यानी कि गवर्नमेंट रिसिप्ट्स दो प्रकार की हो सकती हैं, जो भी आपको पढ़ाया गया, या तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट के पास पैसा आता है लेकिन उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बढ़ती और ना ही गवर्नमेंट के असेट्स कम होते हैं। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत जब गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होता है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं या फिर गवर्नमेंट के एसेट्स घट जाते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट्स दो प्रकार की हो सकती है, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। यानी कि गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा या तो वो टैक्सेस के द्वारा आ रहा है या फिर नॉन टैक्स कोई भी रिवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है। टैक्स रिवेन्यूज़ के यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, लेकिन एग्जाम में आपसे इनके बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी। केवल आपको ये ध्यान रखना है ये सब टैक्स रिवेन्यू के अंतर्गत गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होता है, और नॉन टैक्स रिवेन्यू में भी गवर्नमेंट को पैसा प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर ये टैक्स नहीं है किसी प्रकार का। जैसे कि इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, अगर गवर्नमेंट ने कर्जा दिया हुआ है कहीं पर भी, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट को दिया हो या स्टेट गवर्नमेंट को कर्जा दिया हो, तो वहाँ से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट प्राप्त होता है जो कि नॉन टैक्स रिवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। सेम इसी प्रकार से प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, अगर गवर्नमेंट ने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से गवर्नमेंट को रिटर्न्स मिलेंगे प्रॉफिट्स के रूप में, डिविडेंड्स के रूप में या फिर इंटरेस्ट के रूप में। फीस एंड फाइन्स, देश में गवर्नमेंट को जितनी भी फीस या फाइन्स प्राप्त होते हैं ये कोई टैक्स नहीं है, ये नॉन टैक्स रिवेन्यू है, गवर्नमेंट की आमदनी का जरिया है लेकिन बिना टैक्स के। नेक्स्ट, स्पेशल असेसमेंट, जब भी किसी एरिया का गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है तो वहाँ के लोगों से कुछ पैसा वसूला जाता है जिसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। एक्सटर्नल ग्रांट्स इन एड, यानी कि पैसा आ रहा है विदेशों से सहायता के रूप में। अगर फॉरेन कंट्रीज
हमारे देश में गवर्नमेंट को पैसा दे रही है केवल हेल्प के रूप में, तो वही कहलाता है एक्सटर्नल ग्रांट इन एड। कैपिटल रिसिप्ट्स में ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ेगा या फिर गवर्नमेंट के एसेट्स घटेंगे। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू में गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा नहीं आया है, पैसा आया है लेकिन कर्ज के रूप में नहीं, और ना ही कोई एसेट घटा। यहां पर क्या होगा, या तो गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ेगा या फिर गवर्नमेंट के असेट्स घटेंगे, गवर्नमेंट की संपत्ति कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। तो पहला एग्जाम्पल इसका बोरोइंग्स, यानी कि गवर्नमेंट ने कर्ज लिया है। गवर्नमेंट कर्ज कहाँ से ले सकती है? कहीं से भी ले सकती है, आरबीआई से ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट से ले सकती है, या फिर जनता से भी ले सकती है। रिकवरी ऑफ लोन्स, अर्थात गवर्नमेंट ने जो कर्ज दिया हुआ था, जो कि गवर्नमेंट के लिए असेट होता है, वो गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया। इससे गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाएंगे। जो कर्ज गवर्नमेंट ने खुद दिया हुआ था दूसरों को, वो गवर्नमेंट ने रिकवर किया है, तो वो गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट है और ये कैपिटल रिसिप्ट है। सेम ऐसे ही डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो शेयर्स थे वो गवर्नमेंट ने बेच दिए, अर्थात गवर्नमेंट ने पब्लिक अंडरटेकिंग्स में अपनी इक्विटी को घटाया है। इससे गवर्नमेंट के एसेट्स घट जाते हैं और गवर्नमेंट को काफ़ी सारा पैसा प्राप्त होता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाता है। नेक्स्ट, स्मॉल सेविंग्स एंड प्रोविडेंट फंड्स। स्मॉल सेविंग्स, अगर कोई व्यक्ति अपनी सैलरी में से अपनी पेंशन के लिए कुछ पैसा जमा कर रहा है गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट के लिए वो लायबिलिटी कहलाएगी। उस व्यक्ति के लिए वो सेविंग्स हैं, वो अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सेविंग्स कर रहा है, या अपने प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा जमा कर रहा है, जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। और अगर ये पैसा गवर्नमेंट की किन्हीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया गया है, तो गवर्नमेंट के लिए एक प्रकार का कर्ज है। जब गवर्नमेंट को स्मॉल सेविंग्स और प्रोविडेंट फंड्स के द्वारा पैसा प्राप्त होगा, तो इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाकी चैप्टर में जो आज हमने पढ़ा है, इस सेशन में इन्हीं बातों को और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक इनका रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू।